Hello students, today we going on unit surface chemistry, lecture number 3. Here we studied the factors affecting adsorption of gases on solids. ठोसों पर गैसों के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करेंगे और पहले कंडीशन समझ लें कि क्यों ठोसों पर गैसों का एड्सॉर्प्शन होता है. सिंपल वी सेज दैट सॉलिड सबस्टेंस सरफेस हैव अनबैलेंस्ड मॉलिक्यूलर फोर्स. ड्यू टू कॉज ऑफ अनबैलेंस्ड मॉलिक्यूलर फोर्स gases create the adsorption on solids. ठोस पदार्थों की सतह पर जब असंतुलित आणविक बल उपस्थित होते हैं तो वे किसी अन्य पदार्थ जैसे कि गैस के अणुओं को अपनी सरफेस पर एकत्रित होने देते हैं ताकि वह अनबैलेंस कंडीशन बैलेंस्ड दशा में आ जाए, अर्थात जो असंतुलित आणविक बल हैं वे संतुलित अवस्था में आ जाएं. सो वी डिस्कस्ड अबाउट द इफेक्टिंग फैक्टर्स. इस संदर्भ में ठोसों पर गैसों के अधिशोषण को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, उन्हें वन बाय वन स्टडी करते हैं. फर्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट. अधिशोषक की प्रकृति, और स्पेशली हम इसे सरफेस एरिया के रूप में डिस्कस करें, पृष्ठ सतह के रूप में डिस्कस करें तो द सरफेस ऑफ एब्सॉर्बेंट इज मोर देन हायर देन द प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन इज आल्सो हाई. जब अधिशोषक का सरफेस एरिया, पृष्ठ सतह जितना अधिक होगा, एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस भी उतना ही अधिक होगा. तो हम कह सकते हैं कि जो नेचर है एड्सॉर्बेंट का वह एड्सॉर्प्शन प्रोसेस को इफेक्टेड करता है ड्यू टू द केस ऑफ सरफेस एरिया. नाउ सेकेंड फैक्टर, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट. अधिशोषित पदार्थ की प्रकृति. इट इज डिपेंड ऑन द केस ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर. ड्यू टू हायर क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस absorbate substance, then adsorption process is more than higher. जब उच्च क्रांतिक ताप की अवस्था हो उस समय अधिशोषण की क्रिया का मान भी बढ़ जाता है, और जब क्रिटिकल टेम्परेचर कम हो तो उस अवस्था में एड्सॉर्प्शन प्रोसेस का फिनोमेना धीरे धीरे करके घटता जाता है. तो हम कह सकते हैं कि गैसीय सबस्टेंस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रांतिक ताप की अवस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जो कि एड्सॉर्बेट सबस्टेंस पर निर्भर करती है, और यह गैसियस अवस्था में पाए जाने वाले जो सबस्टेंस हैं उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है. नाउ थर्ड फैक्टर इज प्रेशर, दाब. ठोसों पर गैसों के एड्सॉर्प्शन प्रोसेस का प्रेशर के संबंध में स्टडी करें. Then molecules of gas substance and their molecular weight one-sided and affecting value of P, दाब का प्रभावी मान, और इसके संबंध में जब ग्राफ प्रदर्शित करते हैं तो जानकारी प्राप्त होती है कि अगर हम प्रेशर का वैल्यू इंक्रीज करें, दाब वृद्धि करें, तो एड्सॉर्प्शन भी इंक्रीज करता है. तो दाब बढ़ाने पर अधिशोषण का मान बढ़ जाता है. फर्स्ट केस, अगर लो टेम्परेचर पर, कम ताप पर P का वैल्यू इंक्रीज करें, प्रेशर बढ़ा दें, तो एड्सॉर्प्शन पहले तो तेजी से बढ़ता है, लेकिन हायर प्रेशर पर यह एक लिमिट बना लेता है, जिसे ग्राफ में दिखाया गया. इट इज इन द लिमिट ऑफ हायर प्रेशर.
तो इसे लिमिटिंग वैल्यू कहते हैं, एक सीमांत मान कहते हैं। उस लिमिटिंग वैल्यू को यह प्राप्त कर लेता है और इस तरह हम कह सकते हैं कि P का वैल्यू प्राइमरी कंडीशन में इंक्रीज करने पर जो एड्सॉर्प्शन प्रोसेस है वह भी वृद्धि कर जाता है। As a relation says that on increasing pressure, adsorption increase because it is directly proportional to pressure. Fourth factor is temperature. In case of temperature, we says that solid adsorb the greater amount of substance at lower temperature. Adsorption decrease with increase in temperature. So we says that if we increase the temperature, then adsorption decrease. अर्थात ताप में वृद्धि करने पर अधिशोषण की क्रिया में कमी हो जाती है। Because gas substance are absorbed due to the case of van der Waal forces. ये मुख्य कारक जो एड्सॉर्प्शन प्रोसेस को प्रभावित करते हैं। अब फैक्टर्स इफेक्टिंग के केस में एड्सॉर्प्शन प्रोसेस के अंतर्गत आने वाले एड्सॉर्बेट एंड एब्जॉर्बेंट की हेल्प से हम लोग आइसोथर्म प्रोसेस को समझें। नाउ वी डिस्कस अबाउट एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, अधिशोषण समतापी। It is depend on the value of gaseous substance mass and affecting temperature with pressure. So we says that a graph drawn between AM, also denoted by XM, and P at a constant temperature is called and absorption isotherm. यह ग्राफ के माध्यम से हम समझ लें A by M और P के मध्य जो ग्राफ डेराइव करते हैं उसमें प्रेशर एक लिमिट पर एड्सॉर्प्शन प्रोसेस को स्टॉप करता है, लिमिटिंग रेंज में स्टॉप करता है। देन वी सेज दैट A इक्वल्स टू मास ऑफ एब्जॉर्बेट, आल्सो A इज डिफाइंड विथ X सिंबल। तो A भी लिख सकते हैं इसे या इसे X भी लिख सकते हैं। M mass of adsorbed substance and P equals to pressure of gas change in AM or XM with increase in gas pressure. तो स्थिर ताप पर किसी गैस सब्सटेंस की एक निश्चित मात्रा द्वारा अधिशोषित पदार्थ की मात्रा तथा उसके साम्य दाब पर यानी प्रेशर पर अगर रिलेशन को हम रिप्रेजेंट करें तो इस मैथमेटिकल रिलेशन को यहां एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के रूप में जानते हैं और मेन और मुख्य रूप से फ्रेंडलिक साइंटिस्ट के द्वारा इस रिलेशन को रिप्रेजेंट किया गया था। तो इसके फॉर्मूले के माध्यम से इसे समझते हैं। बाय द केस ऑफ एब्सॉर्प्शन आइसोथर्म, साइंटिस्ट फ्रेंडलिक gives out a relation, mathematical relation between adsorbate per unit mass and their equivalent substance gaseous parts के लिए equilibrium pressure, साम्य दाब के मध्य एक रिलेशन को रिप्रेजेंट किया जिसे फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी कहते हैं। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, स्थिर ताप पर एड्सॉर्बेट के पर यूनिट मास पर एब्जॉर्ब्ड गैस की मात्रा और उसके इक्विलिब्रियम प्रेशर के मध्य जो रिलेशन उत्पन्न होता है उसे फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी कहते हैं और इसे गणितीय रूप में निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। x अपॉन m इक्वल्स टू kp and 1 by n. This relational formula is known as Freundlich adsorption isotherm. So in given formula x equals to absorbed gas mass, अधिशोषित की गई गैस का द्रव्यमान, और m
एब्जॉर्बेट का मॉस अर्थात अधिशोषक पदार्थ का द्रव्यमान, एंड P एट इक्विलिब्रियम स्टेट द प्रेशर ऑफ गैस अर्थात साम्यावस्था पर गैस पदार्थ का दाब प्रदर्शित करती है। एंड K एंड N आर नोन एज कांस्टेंट। K और N स्थिरांक हैं जो कि एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्ब गैस सब्सटेंस की नेचर पर डिपेंड करते हैं, अतः इन्हें कांस्टेंट के रूप में इस इक्वेशन में या इस फार्मूले में प्रदर्शित करते हैं। चूंकि कांस्टेंट K और N का वैल्यू एब्जॉर्बेट सब्सटेंस की प्रकृति पर निर्भर करता है, तो इसे अगर हम निम्न ग्राफी रूप में प्रदर्शित करें और लॉग के संदर्भ में देखें तो here we denoted log 10 x by m and here intercept log 10k कांस्टेंट के रूप में and log 10p as a pressure. Then first we define the case of slope. So यहां अगर हम लिमिटिंग रेंज को देख लें तो प्रेशर के संदर्भ में स्लोप थीटा होगा। देन वी सेज दैट स्लोप इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू 1 बाय n द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तो उपरोक्त इक्वेशन जो फर्स्ट इक्वेशन फ्रेंडलिक के द्वारा प्राप्त हुई उसे लॉगरिथम रूप में हम निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। log 10 x upon m equals to slope 1 upon n log 10 p प्लस log 10 k, और यह इस फ्रेंडलिक इक्वेशन का लॉगरिथम व्यंजक होगा और इसे भी मैथमेटिकली यूज करते हैं। अगर हम लिमिटिंग रेंज में जाएं और वास्तविकता की बात करें तो K और N यहां एक्चुअल कांस्टेंट नहीं है, यानी इट इज इन द नोट पॉइंट फॉर यू हियर K and N are not an actual constant because they are depend on the value of temperature, the value of pressure and the value of adsorbate and adsorbate substance. So we says that it is in a limit of French equation. तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास से हम लोगों ने सेक्शन ए पार्ट के टेक्सा कंप्लीट कर लिए। एड्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन और उसके होने वाले जो क्लासिफिकेशन बेस्ड डिफरेंस थे उन्हें, और साथ ही इफेक्टिंग फैक्टर्स को ताप और दाब के संदर्भ में एक्सप्लेन कर चुके हैं। और यहां से सेक्शन ए वाला पार्ट लगभग पूरा हुआ। नेक्स्ट क्लास में इंटरेस्टिंग बी सेक्शन की स्टार्टिंग करेंगे, जहां उत्प्रेरण, कैटेलिसिस और उससे रिलेटेड कैटेलिस्ट, उत्प्रेरक, तो अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है ये। केमिकल रिएक्शंस के माध्यम से हम कैटेलिसिस प्रोसेस को समझेंगे
और कैटलिस्ट का क्या रोल है, कैसे हम कैटलिस्ट का यूज कर पाते हैं किसी केमिकल रिएक्शंस में, उनके एक्शन को जानेंगे और स्पेसिफिक कैटलिस्ट के रूप में एंजाइम कैटलिस्ट की क्रियाविधि को भी पढ़ेंगे।